अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मोहब्बत हुई, फिर इश्क हुआ, बेवफाई से मामला तन्हाई तक पहुंच गया, अफसोस और इंतकाम में बात सताने और तड़प कर अब तरसने तक पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त नाकाबिल बयान है। जब यार से यारी हो तो बड़ी से बड़ी ख़ता भी नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन मामला अगर इसके बरक्स हो तो फिर टेक्निकल ख़ता भी गले पड़ जाती है, बल्कि नामो निशान भी छीन जाती है। पाकिस्तानी सियासत की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल किसी बॉलीवुड और हॉलीवुड की सस्पेंस से भरपूर फिल्म से कम नहीं है। तहरीक इंसाफ का प्लान भी फेल हो गया। बल्लेबाज अख्तर इकबाल भी उन्हें तनहा छोड़ गए, बल्कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन ने तो इल्ज़ाम तक लगा दिया कि उनके नाम से जारी टिकट जालसाजी से जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तमाम सियासी जमातों और इदारों के लिए एक सबक है कि छोटी से छोटी टेक्निकल गलती को भी नज़रअंदाज न करें। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन 2021 से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला लटकाए रखा और अब इसकी वजह से अगले इंतखाबात में 222 मखसूस नशिस्तों में से अपना हिस्सा लेने से भी महरूम रह गई है। तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवार अगर जीत भी गए तो आज़ाद हैसियत में रहेंगे, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खुले रहेंगे और वो अरकान तहरीक इंसाफ के होकर भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अब इलेक्शन सिर्फ दो जमातों के दरमियान है। उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, लेकिन जल्द उनकी फिर इदारे से लड़ाई हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। वलीद साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, PTI से इंतखाबी निशान छिन गया, आपने फैसले के खिलाफ नज़रसानी में जाने का भी ऐलान किया है। ये तो कानूनी लड़ाई होगी सर, लेकिन अब सियासी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन आप लोग के सर पर हैं, चेयरमैन आपका कोई है नहीं, हर हल्के में उम्मीदवार अलग निशान पर मैदान में होंगे। क्या प्लान है PTI का? मैं आपको वो शॉर्ट टर्म की बात भी कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में तो ये है ना, इलेक्शन आगे आ रहा है, तो इलेक्शन में तो हम हर सूरत उतरेंगे। जिस भी तरीके से हमें लंगड़ा लूला कर दिया जाए, हमें एम्प्यूटेट कर दिया जाए, हमें मेम कर दिया जाए, हमें अपहज कर दिया जाए, जो भी है हम उसमें उतरेंगे। हम जमहूरी अमल का और प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और जो भी हमारे पास वो हैं वसाइल अवेलेबल आजकल के जदीद दौर के हवाले से, उनको बुरुए कार लाएंगे। हमारे बानी चेयरमैन की तो ट्रेनिंग ही हमें यही है कि कॉर्नर्ड टाइगर्स की तरह जो है हमको फ़ाइट बैक करना है, तो हम फाइट बैक करेंगे। और मैं आपको अभी भी अर्ज़ कर सकता हूँ कि 8 फरवरी के दिन हम बावजूद इन सारे हथकंडों के, जो कि एक बड़ा प्लान और उसका हिस्सा था, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये फ़ैसला कुछ और होता तो वो तो फ़ैसला मतलब ये कि जी आपके पास ये निशान है, तो वो तो फ़ैसला आते ही हम इलेक्शन एक जीत ही गए होते। ये इस तरह का सिलसिला था ना, तो वो तो एक प्लान था ही ना कि बाहर रखना है। तो लेकिन फिर भी हम सरप्राइज़ डिलीवर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, हम फाइट बैक करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। और बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर नज़र सानी जो है, जिसको रिव्यू कहते हैं, वो सब कुछ वो अपनी जगह है कानूनी, बट सियासी सतह पर हमें अच्छी तरह से इस बात का इल्म और अंदाज़ा है कि हम पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात हैं, हमारा एक भरपूर वोट बैंक है और ये वोट बैंक बहुत तंग रहा है, बहुत नाला है PDM हुकूमत के 16 महीने की जो उनके ऊपर एक महंगाई की लहर निशान ना होने से कई सारी परेशानियां इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए सर निशान ज़रूरी है, और निशान नहीं है तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी? नहीं जी, निशान ना सही पहचान तो है ना, उसको हम कायम रखेंगे। आप देखिएगा, इतना आसान ना समझें इस बात को, ना आप समझें और ना ही कोई हमारा
हरीफ समझे। और बदकिस्मती से हमारे जो हरीफ हैं उनमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, जिसने ANP को कहा कि जी 20,000 रुपये जुर्माना दे के अपना इलेक्शन मई में करवा लें, यानी कि इस आम इंतखाब के बाद करवा लें। तो उनको बड़ा ये इलेक्शन कमीशन को ये बड़ा था इस बात पे कि वो इसकी तफ्तीश करके इस पे फैसला सादिर करना इंतहाई ज़रूरी समझते थे, और वो भी इलेक्शन से 1 महीने पहले या उससे भी कम, कि जी आपने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया अपने आइन के मुताबिक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन की कितनी फर्माबरदारी की है इन पिछले 12, 13, 14 महीनों के अंदर, कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या अहकामात दिए और किस तरह से उन्होंने उसको डॉज किया, किस तरह से उन्होंने उसको नाफरमानी उसकी की, और किस तरह से आप ये देख लें कि इन्होंने एक इम्तियाजी सलूक रखा PTI के जो है खिलाफ। तो बहरहाल इस सब के बावजूद हम आखिरी गेम तक लड़ने वाले हैं। ये सवालात आप लोगों की तरफ से उठ रहे हैं। हम एक सियासी जमात हैं, हम एक सियासी जमात हैं। वलीद साहब, इस पर मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, और आपसे मैं ये जरूर जानूंगी। हम एक सियासी जमात हैं, हम एक सियासी जमात हैं, हम एक सियासी जमात हैं। हम सियासी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम सियासी जंग सियासत के मैदान में लड़ेंगे, कानूनी जंग कानून के मैदान में लड़ेंगे। और पाकिस्तान के आइन का तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन चले आइन भी जहां तक है उनका भी मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, लेकिन मैं आपसे आकर जरूर पूछूंगी कि जिन सारी चीज़ों पर तनकीद हो रही है, आपके वोटर सपोर्टर भी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कल के फैसले के ऊपर, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या आप नहीं समझते कि कहीं पर भी कोई गलती कोताही हो गई है अपने इलेक्शन को साबित करने में? मैं आती हूँ दोबारा आपसे पूछती हूँ अब्दुल साहब, कयूम साहब। सर, PTI के बल्ले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑब्वियसली उंगलियां उठ रही हैं, फिर इसी दौरान ताहयात नाअहली खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी साथ मिलाकर उसे किसी को रिलीव और किसी को रोकने का तासुर दिया जा रहा है, ऐसी डिबेट हो रही है। क्या लगता है आपको? मैं आपका सवाल नहीं समझा कि क्या लगता है मुझे, मतलब डिबेट क्यों हो रही है? डिबेट तो होनी चाहिए। सर, आप इस पर क्या कहेंगे? वैसे एक नाअहली के फैसले को मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तासुर दिया जा रहा है, एक तरफ रिलीफ दिया गया है, और दूसरी तरफ निशान भी नहीं है और ना रिलीफ भी दे दिया गया है। तो मैं इस पर आपसे पूछ रही हूँ कि इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह का ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है कि माजी की चीज़ों को देख के और उसको अपनी मर्ज़ी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना थोड़ा सा गलत होता है, और थोड़ी सी बदयांती भी होती है ऐसे तज्जिया करने के हवाले से। मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो है वो लोगों के हवाले से। अब जहाँ तक आपने 62(1)(f) की बात की है, ये 7 मेंबर बेंच ने अभी रिसेंटली फ़ैसला दिया है, और ये 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फ़ैसला कब दिया गया था? 2018 के इलेक्शन से 2017 के अंदर। अच्छा, वो जो था, अब सारी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली जो है वो उस फैसले के अंदर जो जूरिस्प्रूडेंस दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही फैसला जो है वो कहता है कि ये रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। खालिद वलीद साहब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रीडिंग इन क्या होता है। तकरीबन हम इसको आम फहम में कह सकते हैं कि आइन के अंदर अपनी मर्ज़ी जो है वो से रीराइट करना आइन को। अच्छा, अब उसके बाद उसकी बेस के ऊपर साकिब निसार साहब जो है 184(3), ये भी देखिए 184(3) के फैसला है, और फिर उसके बाद वो जो पार्टी सरबराह को टिकट ना देना सेनेट का और वो वाला जो मामला है, वो भी 184(3) के अंदर ही जो है वो एक दरख्वास्त पर होता है, और उसमें भी आप जो है वो एक उसी पनामा की जजमेंट जो है उसको बुनियाद बना के आप पार्टी हेड को जो है वो बिल्कुल बेबस कर देते हैं कि जी पार्टी हेड की हैसियत ही कोई नहीं है। अब आपका जो जुडिशल इंजीनियरिंग की गई थी उसकी हो रही है करेक्शन। वो फैसले जो किए गए थे आज किसी से छुपे नहीं है, ढके छुपे नहीं है कि वो किसके कहने पर और किस तरह से किए जा रहे थे और किसको बाहर रखने के लिए किए जा रहे थे। तो अब आ जाइए कि आप कि जी उसके साथ इस फैसले को जोड़ने का, इसका तो वो कहते हैं कि एप्पल टू एप्पल तो आप चलें उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे तो इसके फैक्ट्स ही मुख्तलिफ हैं, यहाँ का कानून ही मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मुझे
तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये बल्ले के निशान को बहाना बनाकर इलेक्शन से फरार खुद किया गया है। क्यों? अब ये देखिए 2021 से इलेक्शन कमीशन ने इनको, ये भी इन्होंने कहा ना कि ANP को लालटेन दे दी गई और कहा कि 20 मई में इंतखाबात करवा लीजिए। मेरे भाई की पार्टी को 2021 के अंदर 1 साल का वक्त दिया गया कि आप इलेक्शन करवा लीजिए वरना आपका इंतखाबी निशान नहीं रहेगा। अब उसके बाद फिर आप गलत इलेक्शन करवाते हैं, अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप कहते हैं एक तरफ अदालत के अंदर कि हम इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं मानते हैं इस फैसले के हवाले से, लेकिन आप उस फैसले को चैलेंज भी करते हैं और फिर उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करते हुए उसकी हिदायत पर एक और इलेक्शन जो है वो भी करने चले जाते हैं। यानी कि फैसला मान भी लेते हैं, जुरिस्डिक्शन मान भी लेते हैं और फिर एक नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं। आप पेशावर जाकर जहाँ पे आपको किसी को बताते नहीं कि अगर मैं आपसे एक लफ्ज में ये पूछती हूँ, आप बाकी जो पिछले फैसले रहे हैं ऑनवर्ड्स 2013 से आप उसके ऊपर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन कल के फैसले पर अगर मैं आपको एक वर्ड पूछती हूँ तो आप कहिएगा कल का फैसला जो आया वो दुरुस्त आया? बिल्कुल दुरुस्त है, आइन और कानून के मुताबिक है। ठीक, सही सही। वलीद इकबाल साहब, मैं सर सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी कि जितनी भी सारी बातें हो रही हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन सर ये तो हुआ ना, क्या तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर सकी सर? देखिए जी, तहरीक इंसाफ की पोजीशन यही रही और पेशावर हाई कोर्ट ने इसको बरकरार भी रखा कि इलेक्शन करवा के जो इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 208, 209 के मुताबिक सर्टिफिकेट एक जारी करना होता है, वो जारी कर दिया गया। और जब वो जारी कर दिया गया तो फिर आपने डिक्लेरेशन लिया उस फैसले के अंदर अपने पार्टी इलेक्शंस के हवाले से मांगा था जी। और आप इलेक्शन कमीशन से ये पूछें, मेरे ख्याल में सदीकी साहब आप ये बता दें आप किसकी साइड पे हैं। आप या तो आपसे बड़ा कानून और आइन का माहिर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप आज के सारे अखबार खोल के देख लें, आप ही एक शख्स मुझे नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कल का फैसला ठीक है। एक और ये सोशल मीडिया रेटरिक नहीं है, ये प्रिंट मीडिया के अंदर जली हरूफ में लिखा हुआ है। एक अखबार ने, एक इदारिये ने, मैं आपके कानून और आइन को तो एक साइड पे रखते हैं ना, मैं आपके शोबे की बात कर रहा हूं। किसी एक ने भी नहीं, किसी एक ने भी नहीं आपसे इत्तेफाक किया जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप जब है वो नहीं तो ठीक है ना, तो आप उसमें एक्सेप्शन होंगे, आप उसमें एक्सेप्शन होंगे, आप उसमें एक्सेप्शन होंगे। पाकिस्तान के 12.5 करोड़ जाके 12.5 करोड़ देखने वालों को कोई बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। तो प्लीज नहीं तो समझ आ रही है, चुप करें, बोल चुके हैं, मुझे बोलने दें, जब इनकी बारी आएगी तो बोलें। वलीद साहब आप कंप्लीट करें, फिर सिद्दीकी साहब आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। वलीद साहब, मैं कंप्लीट कर रहा हूं जी, कि बल्कि आज नहीं, डॉन ने 2 दिन पहले एक एडिटोरियल लिखा नो बॉल, अभी जिसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला डिप्लोरेबल है, ये लिखा। और मैंने कहा ना, आज के किसी भी, क्योंकि इनका शोबा सहाफत का है ना, सहाफत के शोबे के अंदर कानून और आइन को तो एक तरफ रखते हैं ना, सहाफत के शोबे के अंदर भी एक इदारिये ने, एक एडिटोरियल और कमेंट ने इसके ऊपर जो है तनकीद की है और उसको कहा है कि ये एक बहुत 12.5 करोड़ वोटरों के एक बहुत बड़े हिस्से को वोट से महरूम करने या डिसएनफ्रेंचाइज टेक्निकलिटीज के ऊपर आईनी हकूक, टेक्निकलिटीज के ऊपर आईनी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। कौन से आईनी हक से महरूम किया? चलिए ये बता दीजिए। टेक्निकलिटीज आर नॉट टेक्निकलिटीज आर स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। बता दीजिए कौन से आईनी हकूक से महरूम किया है, बस बता दीजिए। 50 साल से आते रहे हैं यहाँ के कोर्ट्स के। सही। अच्छा वलीद साहब ये बताएं सर, कल पीटीआई जब अदालत में आई, अपने प्लान बी के साथ आई, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे ये ऐलान हो गया कि जी आप जो है वो पीटीआई नजरियाती के टिकट के ऊपर इलेक्शन कमीशन में अपने टिकट जमा करवा दें। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। कल खान साहब से मुताल्लिक उनके बयानात जो हैं वो जो अख्तर डार हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। हामिद खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डार साहब की गारंटी लेने से इनकार कर दिया। तो फिर ये मुआहदा सर कब हुआ, किसने किया, किसके कहने पर किया गया, और खान साहब से भी मुशावरत हुई थी इस मुआहदे के हवाले से?
देखिए जी, मैं किसी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था तो मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन एक लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रही हैं और एक इवेंट जो सबके सामने आया, एक वाक़या, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लफ्ज़ ही काफ़ी है मेरे ख्याल में, उससे ज़्यादा जो है तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तसलसल चल रहा है पिछले 7-8 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, कैसी होती है, कब होती है, ये ही अज़ खुद ही काफ़ी है। मैं इस पे और ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। बाकी पीछे क्या मुआहदा हुआ नहीं हुआ, कौन गारंटी ले रहा था नहीं दे रहा था, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। लेकिन महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इंटरव्यू इन मौरूजी हालात के अंदर सब चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। सर, अख्तर इकबाल का एक इंटरव्यू सामने आया है, तकरीबन 1 साल पुराना है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हामिद खान ने उनसे रब्ता किया और वो पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि जस्टिस वजी को चेयरमैन और वलीद इकबाल को सदर बनाया जाए। तो क्या आप राब्ते में थे? कोई बात हुई थी आपसे? नहीं जी, मैं तो ये बात पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जी। और जिनके ये नाम ले रहे हैं कि जी किसी से उनका रब्ता हुआ, तो या तो डार साहब को आप बुलाएं इंटरव्यू करने के लिए या हामिद खान साहब को बुलाएं जी। मेरा नाम कोई ले ले तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कोई हिस्सेदार हूं। रऊफ हसन साहब, मैंने किसी से कोई ना गुफ्तगू की है ना रब्ता किया है। इसमें आपने 2 अफराद का बताया बकौल आपकी कि उनका आपस में रब्ता हुआ, तो उन 2 अफराद को बुला के उनसे पूछें। मैं किसी रब्ते का हिस्सा नहीं था सर, क्योंकि इसमें आपका नाम है, इसी वजह से मैंने आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि सारे सिनेरियो में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, मौक़िफ़ क्या है आपका। आपका नाम लेके कह देता हूं, मैं कह देता हूं जी किरण नाज को पाकिस्तान का सदर बना दें, तो ठीक है जी। मैं अभी कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं। तो फिर सर मेरा मौक़िफ़ भी तो लिया जाएगा ना, फिर मैं अपना जवाब दे दूंगी। मैं थोड़ी कहूंगी कि वलीद इकबाल साहब आपने ले लिया मेरा मौक़िफ़। इकबाल साहब से पूछेंगे कि उन्होंने मेरा नाम, मैं आपका नाम ले लूं, आपका मौक़िफ़ क्या होगा? मैं आपका मौक़िफ़ क्या होगा कि मैं आपका नाम ले लूं? अगर मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका, अगर आप सदारत के लिए मुझे नॉमिनेट करते हैं तो। सिद्दीकी साहब, सर कल ये इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंतखाबी निशान को जुर्माने के साथ 4 माह का टाइम देकर बहाल किया, जिसका तस्करा भी कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब। लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में ये तासुर उभर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सख्ती कुछ ज्यादा कर दी है, उनको भी तो जुर्माने के साथ मौका दिया जा सकता था। वैसे देखिए 3-4 चीज़ें हैं, आप इसको पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन 2021 से मुसलसल इनको वक्त भी दे रहा है और इनको जुर्माना भी नहीं किया। 1 साल का वक्त दिया। अब जिस कानून को ये कह रहे हैं कि उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है बाहर फेंक दें, ये पार्लियामेंटेरियन है, वो इस इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। ये PTI का जो है वो होना चाहिए अपना मंशूर का हिस्सा कि जी ये बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है 2017 की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल थी उस इलेक्शन एक्ट के ऊपर वोट देने के लिए और मंजूर करने के अमल का हिस्सा थी उस पार्लियामेंट का। फिर उसके बाद जो है आप ये देख लीजिए कि अगर इनका ये कहते हैं कि बदनीति एट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और फिर जब अदालत कहती है कि बताइए कि कहाँ बदनीति है और लॉ इनफैक्ट मेलाफिडे इनफैक्ट जो है वो ज़रा इस्टेब्लिश कर दीजिए, बताइए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाजिल वकील जो इनके सेनेटर भी हैं, अली ज़फ़र एडवोकेट, वो जब साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर कहते हैं कि मैं अपने ये बदनीति का इल्ज़ाम जो है वो वापस लेता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक हुआ है। उन्होंने कहा इम्तियाज़ी सलूक क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जी इस अंदाज़ के अंदर जो इख्तियार उसने इस्तेमाल किया उसके अंदाज़ के अंदर इम्तियाज़ी सलूक इस्तेमाल हुआ है। और फिर ये ANP के जो है वो उन्होंने मिसाल दी। तो अदालत ने कहा कि आप अपना बताइए। अब ANP को तो आपने कहा कि उसको दे दिया एक वक्त का टाइम, लेकिन आपको जो है वो 2021 से मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वक्त दे रहा है। कभी आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वही मामला लेके जाते हैं, उसकी मानते हैं जुरिस्डिक्शन, और फिर उसके बाद कल एक और अहम समाअत हो रही है ना इसी मामले से लिंक करती हुई एक और समाअत कल होनी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अदालत ने कहा था दें, फिर उस पर तौहीन अदालत की दरखास्त आ गई, अब कल उस पर समाअत हो रही है। कल का जो फैसला है उस पर तो बड़ा वाज़ेह है कि कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज्यादती नहीं की गई है PTI के लिए। तो फिर कल की समाअत का क्या अहवाल आप देख रहे हैं? कल क्या लगता है आपको फिर इसी तरह का कोई रिलीफ मिलता हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सख्त मामला होता वो देख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि वलीद साहब जो हैं वो एक कानून की ज़ुबान को समझते हैं। अब कानून और पॉलिटिक्स को दो मुख्तलिफ तरीके से है, ज़ाहिर है वो सियासी जमात के रुकन हैं तो उसको सियासी तौर के ऊपर वो चीज़ों को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या इदारे के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट हो सकती है?
बस सिंपल सा लीगल क्वेश्चन है, नहीं हो सकती। हाँ, उसके किसी शख्स ने कुछ किया हो तो उसके लिए हो सकती है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या वो मुकर्ररा एविडेंस है इनके पास कि जिनके पास अकबर एस बाबर का सबूत ही नहीं है कि वो मेंबर हैं भी या नहीं हैं? तो उसके लिए आपको कंटेम्प्ट के एक प्रोसीडिंग के लिए आपको वो फैक्ट्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की वायलेशन हुई हो। बिल्कुल ठीक। और अगर वो ऑर्डर कंप्लाई विद हुए भी हो तो मुझे बताइए कि किसके खिलाफ कंटेम्प्ट करें फिर? बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइएगा वलीद इकबाल साहब, सर अकबर एस बाबर साहब जिनकी वजह से आपको पहले फॉर्म फंडिंग केस में अजीमत उठाना पड़ी, फिर कल उनकी वजह से इंतखाबी निशान आप लोगों से छिन गया, तो सर ये बेहतर नहीं है कि उनको मेज पर लाया जाए, उनसे बैठकर बात की जाए, वरना फिर कल किसी और मौके पर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे? नहीं जी, मैं उनको इस काबिल नहीं समझता, क्योंकि मेरी उनसे एक ज़ाती तजर्बा रहा हुआ है आज से कुछ 6-7-8 साल पहले का। मेरे नज़दीक वो बिल्कुल डिसऑनरेबल आदमी है, बेईमान और बददियानत आदमी है। इसलिए मैं उनसे अपनी ज़ाती सतह पर भी और मैं अपनी पार्टी को भी राय और मशवरा यही दूंगा कि इन जैसे आदमियों के साथ कोई किसी किस्म की जो है ना की जाए, कोई तस्फिया या कोई इस तरह की बात। वो करते रहें आके अपना एतराज़ या जो भी वो करना चाहते हैं। इस वक्त उनको एक किसी के शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए या उसमें आलाए कार बनने के लिए उन्होंने अगर किरदार कोई अदा किया है। सियासत एक लंबी इनिंग्स है और उस लंबी इनिंग्स में हम उनको शिकस्त फाश देंगे। उनको तो एक तरफ छोड़ दें, अपने जितने भी हरीफ हैं उनको हम शिकस्त फाश देंगे, लेकिन इस वक्त और जो हमारे सामने हालात हैं उनमें हम किसी तरह भी बैकआउट नहीं करेंगे। हम एक सियासी जमात के तौर पे सियासी जद्दोजहद में और सियासी अमल में और सियासी प्रोसेस में वो जैसा भी हो हम शरीक रहेंगे। ठीक। और ऐन मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। इस वक्त मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? शुक्रिया। कल सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला आया, PTI से इंतखाबी निशान छिन गया, उम्मीदवार उनके आज़ाद हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस सारे फैसले को सर? और अब वो जो तराजू के पलड़े थे वो अब बराबर हो गए हैं या किसी एक जानिब ज़्यादा झुक गए हैं अब्बासी साहब? नहीं, ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं इस तरह किए जाते। हर मामला अपना उसका फैसला होता है, अपने उसके हालात होते हैं। जो फैसला है कम से कम जो मैंने पढ़ा है और जो अब चूँकि TV पर भी आता है जी, तो बहुत से लोगों ने देखा है, मैंने भी उसके चंद क्लिप्स देखे, तो उसमें PTI जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकी। बार बार उन्हें मांगा ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। इसके बावजूद तो टेक्निकली आप फैसले को क्वेश्चन नहीं कर सकते लीगली, लेकिन ये मामलात इलेक्शन के ऐसे होते हैं, ये फंडामेंटल राइट का इशू आप उससे डील कर रहे हैं जी। टेक्निकलिटीज़ पे आप उसको बेहतर है कि ना उसको आप ओवर रूल करें फंडामेंटल राइट्स को। तो एक जमात है जो इक़्तिदार में रही है, बड़ी जमात है, उससे आप इलेक्शन के दौरान इलेक्शन सिंबल ले लेते हैं तो ये इलेक्शन को डाउटफुल बना देता है और तरह तरह की बातें। अब ये पूरा एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी जी। तो कोर्ट के पास ये गुंजाइश होती है, वो कह देते ठीक है आपको हम 2 हफ्ते देते हैं, सिंबल आप इस्तेमाल करें 2 हफ्ते हैं, आप अपने जो प्रोसीजरल गलतियां हैं उनको दुरुस्त कर लें, क्योंकि बात सारी प्रोसीजर की थी जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये फैसला नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके इलेक्शन को। सही सर, अदालती फैसले के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और ऐसी ही उंगलियां उठ रही हैं जैसे मियां साहब के दौर में जब मियां साहब को का फैसला दिया गया था, वो भी टेक्निकल बुनियादों पर था, उनके लिए आवाज़ें उठ रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है सर, उस वक्त चंद लोग मुतासर हुए थे, इस वक्त जो है वो लाखों वोटर्स भी मुतासर हुए हैं, पूरी पार्टी मुतासर हो गई है। अब्बासी साहब जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, इलेक्शन ये जनरल इलेक्शन थे। इससे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी से ले लिया गया था तलवार का सिंबल था, फिर उन्होंने तीर ले लिया। PMLN के साथ भी PMLN के साथ सेनेट के इलेक्शंस में यही चीज़ हुई थी कि जी जिसने साइन किए हैं वो बंदा दुरुस्त नहीं है। तो भाई एक जमात ने आपको बड़ी जमात लिख के भेज दिया, वो सारे जो सेनेटर्स थे वो इंडिपेंडेंट बन गए थे, वो पार्टी के सिंबल में नहीं थे। तो ये चीज़ें हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए। मुझे
बताया, ये तारीख का हिस्सा है। प्रीवी काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट समझा जाता है यूके के अंदर, उनका तकरीबन 200 साल पुराना फैसला है कि एक शख्स ने कागज़ की पन्नी पर लिख कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उसको प्रीवी काउंसिल ने अपहोल्ड किया कि इसने नीयत का इजहार कर दिया, इसका फंडामेंटल राइट है, आप प्रोसीजरल गलतियों को डिस्कार्ड करें और इनको इलेक्शन लड़ने दें। तो ये इलेक्शन के मामला जो हैं वो मेयर टेक्निकलिटीज़ पर आपको उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो पीटीआई के हजरात थे, जो उनको भी कुछ सोचना चाहिए था कि भाई कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हो कि आप प्रूव कर सकें कि भाई वाकई इलेक्शन हुए हैं, ये साहब जिन्होंने साइन किया है वाकई चेयरमैन है या नहीं है। तो बहरहाल वो अच्छा सर, जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, हामिद खान साहब के मुताबिक उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं लेकिन उनको रद्द कर दिया गया है। नहीं, जो मैं तो वो देखा नहीं है, जो टीवी पर आया सारी कवरेज, चीफ जस्टिस साहब ने बार बार मांगा कि ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, तो वो नहीं दे पाए। उनका जी नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए सर। अब इलेक्शन हर जमात का ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें बहुत कम जमातों में दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया में, वहां पर बाकायदा एक इलेक्शन होता है, मुकाबला किया जाता है। ऐसे नहीं होता, कंसेंसस से फैसले होते हैं। जी ऐसे ही है। अच्छा सर, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपील में जाने की बात कर रही है, अपील का ऐलान कर रही है, क्या लगता है आपको कोई तब्दीली मुमकिनात में से नजर आ रही है? ये अपील करनी चाहिए और मेरे ख्याल है कि सेंस शुड प्रिवेल। मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस साहिबान है वो देखना चाहिए कि एक इलेक्शन खामखा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा कि एक अगर बड़ी जमात के उम्मीदवार, हर उम्मीदवार मुख्तलिफ सिंबल पे लड़ रहा हो तो एक डिसएडवांटेज हो गया ना, अपने इलेक्शन को बायस हो जाएगा जी। तो ये अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और ये मामलात हो गए हैं, फिर कल उंगलियां उठेंगी, फिर मुतनाज़ा बात बन जाएगी, पूरा इलेक्शन प्रोसेस पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही। तो अच्छा बासी साहब, आपकी सियासत की नफ्स पर हाथ है सर, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में, कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्या हो रहा है मुल्क में? क्या हो रहा है मुल्क में? अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा, बस यही कह सकता हूँ। एक लाइन में आपने जवाब नहीं, मैं यकीन करें, हमें एहसास होना चाहिए कि हम कितनी मुश्किल में हैं। मुझे सबसे बड़ा गिला सबसे अपने आप से भी हो कि हमें शायद एहसास नहीं है कि हम कितनी मुश्किल में हैं। कोई एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नज़र नहीं आती। आज आप यकीन करें, आप किसी जमात को भी पाकिस्तान की सारी सीटें दे दें, कुछ नहीं कर सकेंगे। हालात इस हद तक मुश्किल हैं। इसलिए आज सबको बैठना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, और आगे के रास्ते का तयन करें। इलेक्शन उसके बाद लड़ लें, इलेक्शन भी ज़रूरी है, मैं बिल्कुल इलेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते, इलेक्शन ज़रूर कराएं, लेकिन जब तक आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा और ये जो रिलेशनशिप है इदारों के दरमियान, जुडिशरी, मिलिट्री, पॉलिटिकल सेटअप जो है, इसको आप डिफाइन कर लें, रीडिफाइन कर लें, जैसे भी करना है। ये मुमकिन नहीं होता किसी भी निज़ाम में कि जिम्मेदारी किसी की हो और इख्तियार किसी और के पास हो। सही, ये पॉसिबल नहीं। ठीक सर, कल की एपिसोड में बहुत कुछ हुआ और एक एपिसोड क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्लान बी के साथ आई थी, अख्तर डार साहब के पार्टी उनकी नज़रियाती, उसके टिकट का ऐलान भी कर दिया गया। फिर अचानक से वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि फ्रॉड हो गया है, फौजरी हो गई है, उनके टिकट पे वो पता नहीं 2016 के 17 के कब के टिकट्स थे, उसको ले जाकर जो है वो जमा करवाया जा रहा है। फिर उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लेना। आपको लगता है टेक्निकली इतना बड़ा फ्रॉड किसी के साथ हो सकता है? वैसे मैं क्या कह सकता हूँ, आदमी खुद कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल फैशनेबल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो कोई बात नहीं है। डार साहब ने भी कर दी, वो अख्तर डार नाम, जी अख्तर डार, ये ना वो कंफ्यूज रहे, डार साहब हमारे डार साहब। ठीक। अच्छा सर, मियाँ साहब की जिस अंदाज में वापसी हुई है, बासी सब क्या समझते हैं, ऐसी वापसी होनी चाहिए थी? क्या मियाँ साहब की वापसी किसी डील का नतीजा है? देखिए, डील क्या, वापस आना था ना उन्होंने, वो यहाँ से गए थे इलाज के लिए। इलाज जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका मुकम्मल नहीं हुआ, इलाज जारी था। बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि वो वापस आ गए। उसमें मेरी राय, अगर मुझसे मशवरा कोई करता या मुझसे, या मेरी राय जो भी है वो यही है कि वो एक ड्यू प्रोसेस से गुजरते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ आम आदमी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के सीनियर 3 सियासतदान हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से गए हैं, कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, तो आप आगे कोर्ट को सरेंडर कर देते हैं, फिर कोर्ट फैसला करता है, आप घर जा सकते हैं, जेल जाएंगे, बाद में बेल दे देंगे। उनके फैसले उन्होंने कोर्ट्स ने करने थे। कोर्ट्स की भी इसमें कमी है कि
और यकीन करें इन केसों के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर जो प्रोसीजरल जो मामला हैं वो फॉलो अगर नहीं होंगे, फिर लोग कह रहे हैं कि डील हो गई है, फलाना हो गया, फलाना हो गया। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि भेजा भी उन्हें जनरल बाजवा ने था, और जिस तरह से वो वापस आए हैं वो भी सबके सामने है, उनको भी पता है, आपको भी पता है। नहीं पता नहीं, ये इमरान खान साहब कहते हैं मैंने भेजा था, काबीना तो उनकी थी, अप्रूवल तो उन्होंने दिया था। उन्होंने, मुझे याद है कि 3 डिफरेंट मेडिकल टीम्स ने वेरीफाई किया था, और फिर काबीना के फैसले से गए थे, अदालत ने इजाज़त दी थी और फिर काबीना ने फैसला दिया था। तो बहरहाल अगर काबीना भी बाजवा साहब चला रहे थे तो फिर वो बाजवा साहब ने भेजा होगा। वापस जो आए हैं वो अपनी हुकूमत के बाद आए हैं, तो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत निज़ाम के लिए भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत के लिए भी एक बहुत बेहतर होता अगर ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता। सर इंटरिम गवर्नमेंट उनकी सज़ा को मुअत्तल करती है, सफ़ीर उनसे मिलने के लिए आता है, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो रहा होता है, और ये सारी दुनिया देख रही होती है, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा होता है। मैं कह रहा हूँ कि वो ड्यू प्रोसेस से बात आगे चली गई, अगर उसी के अंदर रहा जाता तो बेहतर होता है, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ पर बदकिस्मती से जो सियासी अकाबरीन होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी भी बदतरीन की जाती है, जो आम आदमी के साथ नहीं होती, और जब नाम निहाद इंसाफ दिया जाता है उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए, वो भी अजीब तरीके से होता है। तो अगर आप वो इंसाफ जब करते हैं, जब फैसले सुनाते हैं केसेस के, वो भी दुरुस्त सुनाएं, और उसके बाद भी जो प्रोसीजर हो वो दुरुस्त होना चाहिए। अब बस साहब इसको हम इस तरह से बात कर सकते हैं इस पर कि क्या वो जो फैसिलिटीज़, जो प्रिविलेजेस जो इमरान खान साहब को प्रोवाइड थी आज से चंद साल पहले, क्या आज वो फैसिलिटीज़ मियाँ साहब को प्रोवाइड की जा रही हैं? नहीं, कौन सी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं सर? जिस तरह से जो प्रोटोकॉल, हर तरह का ताउन जो कुछ खान साहब को मिल रहा था, और वो आज क्या मियाँ साहब को मिल रहा है? किसी उम्मीदवार को नहीं छेड़ा जा रहा, सजाएं माफ़ हो रही हैं। नहीं, मुझे उसका नहीं पता प्रोटोकॉल। अगर अभी गाड़ियों वाड़ियों की पुलिस की बात करते हैं तो इमरान खान सर मैं ताउन की बात कर रही हूँ, हर लेवल पे ताउन, बड़ा खुल के ताउन इमरान खान साहब के साथ हो रहा था इलेक्शन से पहले। 2018 में बात जी कर जी रहे जी हैं। ये ताउन जो है हमेशा गलत ही साबित होते हैं, इनका असरात गलत होते हैं। तो अगर उस वक्त थे वो भी गलत है, अगर आज यहाँ भी गलत है सर। है, आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी सर, क्यों इलेक्शन, एक तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, फिर आपकी तरफ से नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट ना करने का ऐलान भी आपकी तरफ से हो रहा है, तो क्या हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं? नहीं, देखिए, मैंने ये बहुत अर्सा पहले फैसला किया था, 6-8 महीने पहले, कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और ये मैंने आगाह भी कर दिया था लीडरशिप को। उसके बाद मैं जब इलेक्शन आए तो मैंने ये भी फैसला किया कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के खिलाफ भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैंने अपने तौर पर ये पैगाम दिया था कि अगर आप वर्कर्स को टिकट दे दें, कौमी और सूबाई के वर्कर्स जो हैं पार्टी के, तो मैं उनकी सपोर्ट भी कर सकता हूँ, उनके साथ चल भी सकता हूँ। बहरहाल वो टिकट जो है वो जैसे भी हुए, तो मैं उन टिकट को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने सीट छोड़ी है फिर तो वर्कर का हक बन जाता है। आप यहाँ से वहाँ से, बहरहाल वो उनकी मर्जी है पार्टी की, उन्होंने टिकट दिए हैं। तो मेरा बुनियादी कोई ना नाराज़गी है, ना कोई इख्तलाफ है, ना कोई शख्सी बात है। जो सियासत आज है मुस्लिम लीग नून की, मेरा उससे इत्तेफाक नहीं है, तो मैं बस यही कहने पर इत्तेफाक करता हूँ। बाकी कोई मियाँ साहब से 35 साल 36 साल की रफाकत है जी, और वो मेरे लिए एक बड़ी अहम बात है ज़िंदगी में, तो मैं कोई और बात इस सिलसिले में करता नहीं। तो अगली जो सियासत अपनी है सर, रफाकत जो है वो, उसका एहतराम, वो मोहब्बत एक तरफ, लेकिन सियासी सफ़र वो अब है या नहीं? वो भी इम्पैक्ट करता है, उस ताल्लुक को वो इम्पैक्ट करता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत एहसास है। सियासत जो है वो इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या सियासत। इलेक्शन के बाद आपकी अपनी एक पार्टी होगी, आप एक सियासी जमात के लीडर होंगे। कोई और जमात, मैंने कहा पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नई ज़रूर बनेंगी,
क्योंकि जो मौजूदा 3 बड़ी जमातें उन्होंने स्पेस प्रोवाइड कर दी है अपनी कारकर्दगी की कमी में। जो जमहूरी कदरें थे उनसे हटकर उन्होंने वो स्पेस प्रोवाइड कर दी है कि एक नई या ज़्यादा सियासी जमातें आएँ। तो मैं देखूँगा उसमें क्या मैं रोल अदा कर सकता हूँ। सर अगर ये बात डिसाइड हो गई है, ये फैसला अगर आपने कर लिया है कि इलेक्शंस के बाद या आप किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा होंगे नहीं, दूसरी या पार्टी में सरबराह मैं होंगे? किसी और पार्टी से कायल नहीं। अच्छा, नई पार्टी बनेगी जी, अगर कोई नई पार्टी आई उसमें लोग हुए ऐसे जिनसे मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ, जो एक अच्छी सोच रखते हैं, हाँ। तो यकीनन मैं। यानी टेक्निकली तो फिर आप नून लीग का हिस्सा नहीं हुए ना अभी? जी, जब मैं उस किसी जमात में चला गया तो नहीं हुआ। ठीक। अच्छा सर, मियाँ साहब इस वक्त सिस्टम के फेवरेट हैं, ऐसा तासुर मिल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मामला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। मियाँ साहब को चौथी बार भी उसी तरह से निकाला जाएगा जिस तरह से इससे पहले उनको 3 बार निकाला जा चुका है। और आपकी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है मुशाहिद हुसैन साहब, उन जैसे लोग ये बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? तो ये स्पेकुलेशन पे मैं कभी स्पेकुलेट नहीं करता, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल होगा। हालात बहुत मुश्किल हैं और हमने कुछ मेहनत नहीं की हालात को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि आपको कंसेंसस बनाने की ज़रूरत थी कि आपने अगला रास्ता क्या तय करना है। दूसरा जो बड़ा बोझ ये है कि इस वक्त हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। सिर्फ आप पिछले 3 साल का अरसा ले लें, 2022 से आज तक हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है जी। तो उन्होंने क्या सीखा है चंद महीनों में कि वो कल बेहतर कारकर्दगी देंगे। आज आप देख लें किसी जमात के पास कोई बात कहने को नहीं है। 3 हफ्ते रह गए इलेक्शन में, किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इलेक्शन किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हम माजी में करते रहे, वही खराबी फिर से करेंगे? तो इसलिए आज ज़रा हमें आज एक पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए मुल्क को, कि जो अपनी सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क के मसाइल को देखे और उनका हल तलाश करे और एक कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव। और यही बात सर, वो जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब यही बात किया करते थे कि हमने अपने वोट बैंक को बर्न किया है मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा सर, आपने किसी जगह पर ये बात भी की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 100 के बजाय 30 सीट्स ले लेती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर? ये कोर्ट हो रही है। मैं कल लाहौर में था, वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, तो बातचीत हो रही थी कि कौन कितनी सीटें हैं क्या हैं, तो वहाँ पर किसी ने ये बात खुद ही चला दी है। मैंने आपने ऐसी कोई बात नहीं की सर? नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रही है सर? ये तो आप बता सकती हैं, मैं तो बाहर बैठा हूँ। मैं तो आपसे आपका तज्जिया भी मांग रही हूँ। सब इलेक्शन आपको अपनी आपसे ज़्यादा सिस्टम को कौन जानता है वैसे सर? अपने जो भी आपकी अवाम में आपकी जो मकबूलियत है उस पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है माजी में भी, शायद आज भी हो, उसके सपोर्ट से जो भी इलेक्शन हुए हैं नुकसान ही पहुँचे। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमने कैसे मुल्क को आगे चलाना है, उनका क्या रोल है। और मैं कहता हूँ कि शायद आज एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा आपको, आइन के अंदर ऐसी तरामीम कर दें कि ये जो इबहम है इनको दूर किया जाए। सही सर, आपके हवाले से खबर लगी है, आपने कहा वज़ीर आज़म नहीं था, मुलाजमत दी गई थी, आपने मुलाजमत तस्लीम क्यों की? और क्या सर जो अब आने वाला वज़ीर आज़म, वो चाहे फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही क्यों ना हो, कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म होंगे? नहीं, ये पता नहीं किसने ये बात, मैंने भी ये देखी है, मैंने कभी ये बात नहीं की। मैंने ये कहा कि मैं 10 महीने वज़ीर आज़म था और मेरे पास सारे इख्तियारात थे, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, तो मैं जो कुछ कर सकता मैंने किया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर एक असर एस्टेब्लिशमेंट का है और उस वक्त भी था, और कुछ ऐसे काम हुए जो नहीं एक्सेप्टेबल होने चाहिए थे या नहीं होते हैं, वो काम अपनी जगह पर हुए हैं, लेकिन मैं आखिरी दिन तक भी काम करता रहा। ये प्राइम मिनिस्टरशिप कोई ये बादशाहत नहीं होती कि जो आपके मुंह से निकले वो हो जाता है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात आप देख लें कि क्या है। आप फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल हैं कैबिनेट में जी, और आप कैबिनेट से के फैसले कैबिनेट के जरिए करवाते हैं, तो आप लेते हैं, समरीज आपके पास आती हैं, फैसले आपने करने होते हैं, लेकिन काबीना उनको रेटिफाई करती है। तो ये एक जिम्मेदारी का काम है, ये कोई वहाँ पर मज़े नहीं होते। बिल्कुल जैसे आपने एक कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव काम करता है, CEO कंपनी का, बिल्कुल वही मुलाजमत है।
तनख्वाह बड़ी कम है लेकिन मुलाजमत है। सही, इसका वैसे ये अवाम की मुलाजमत है। तनख्वाह कम का साबिक वज़ीर आज़म भी वैसे इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनका तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। सर, आपने इलेक्शन आगे ले जाने की बात की, सेनेट में इस हवाले से 3 करारदादें आ गई सर, एक आज आई है, इससे पहले भी 2 आ चुके हैं, एक तो इनफैक्ट मंजूर भी हो गई। तो क्या आप उन करारदादों के हामी हैं? नहीं, मैं उनके खिलाफ हूँ, खिलाफ है। मुकम्मल तौर पर कोई हक नहीं है सेनेट को ये कहने का। मैंने जो कहा था एक टीवी प्रोग्राम में कहा, एक सवाल के जवाब में मैंने कहा कि ये जो आज 3 हफ्ते रहते हैं, ये हल नहीं हो रहा मामला कि कौन सा सिंबल किसके पास है, कोई प्रोसीजरल इश्यूज आ गए हैं, तो इनको बेशक एक टाइम दे दें, महीना दे दें, जो भी देना आपने, ताकि कोई इलेक्शन के बारे में भाम ना हो। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिनके बारे में राय भी हो कि फ्री एंड फेयर हैं, वो करवा सकते, जरूर करवा लें। लेकिन जिन्होंने पहले ही अगर 2-3 महीने डिले कर दिए तो इबहम दूर करने के लिए मजीद 15 दिन 20 दिन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट बनी थी, मुझे आज भी याद है उनके वज़रा उनके लोग बैठकर जो है ये बात किया करते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, सियासत का मुस्तकबिल उनका ख़त्म हो गया। लेकिन आज फिर हम बड़ी मुख्तलिफ सिनेरियो देख रहे हैं। इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, हमने बहुत बातें सुनी है। 93 में हमें कहा गया जी मियाँ साहब का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। 99 में हमें कहा गया जी बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। 2018 में कहा गया जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा दिया गया आज से कुछ 44 साल पहले। वोट आज भी उनको पड़ता है। सियासी जो लीडर होता है, इसका मुस्तकबिल सिर्फ अवाम ही ख़त्म कर सकते हैं, कोई और ख़त्म नहीं कर सकते। ये बात हम सबको इस बात की आगाही होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, ये एक तो वाक़या, एक मामला तो आपने अपने हवाले से बताया कि आप क्या चाह रहे थे, एंड देन फिर पार्टी ने किस तरह से आगे टिकटिंग वगैरह की है। लेकिन बहुत सारे अंदरूनी इख्तलाफात आ रहे हैं खुल के। आयशा रजब भी आई, दानियाल अजीज़ साहब वो भी सामने आ रहा है। एहसन इकबाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनको जो पहले टिकट मिला था 2018 में, 2013 में गालिबन, उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने गारंटी दी थी तो पार्टी ने उनको टिकट दिया था। हालांकि पार्टी उनको उस वक्त टिकट नहीं देना चाह रही थी और अभी भी वो पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे थे। सर, आप उस वक्त बड़े फाल थे, ये बात दुरुस्त है दानियाल अजीज साहब के हवाले से? उनको पार्टी नहीं टिकट देना चाह रही थी? जो माजी की बातें माजी में रहने दें, इनका कोई मकसद नहीं आज बयान करने का। दानियाल अजीज साहब पार्टी के साथ चले हैं, पार्टी के एक रुकन रहे हैं। टिकट उनको नहीं मिला, टिकट पे किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, नाराजगियाँ होती हैं। ये पार्टी फैसले करती है, गलत भी करती होगी, तो इसमें यकीनन नाराजगियाँ होती हैं। लेकिन कोई ऐसी, ये एक सारे प्रोसेस का हिस्सा होता है। मुझे समझ नहीं आई कि दानियाल साहब को टिकट क्यों नहीं मिला, लेकिन बहरहाल पार्टी ने फैसला किया है कि नहीं दिया। और सर, ऐसी सिचुएशन में कि उन्होंने बाकायदा 5 साल की नाअहली भी बर्दाश्त की है, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, वफादारी निभाई है। नहीं, उनकी बेगम साहिबा भी मेंबर रही हैं इस अरसे में, और उन्होंने पार्लियामान में अच्छा काम किया है, महनाज साहिबा ने। बहरहाल ये मुझे नहीं पता क्या कोई वजह समझ आती है? नहीं, मुझे हकीकत से मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मैं पूछूंगा जब मुलाकात हुई जी। और आप सर, जो आप सोच रहे हैं अपनी नई पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के बाद, नई पार्टी नहीं, मैं नहीं, आप जिस तरह से भी सियासत करेंगे उसके लिए दानियाल अजीज साहब को आप दावत देंगे कि वापस आए काम करें? जमात होगी जिसमें जो भी लोग शामिल होना चाहें, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे लोग आएँ जो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और जो पॉलिटिकली भी एक्सेप्टेबल हों, लोगों को एक नई सोच लेकर आए। बेशक वो सियासत में ना भी रहे हो, ऐसी जमात हो जो एक नई फिक्र, एक नई सोच के साथ आए। जो अभी जमातें बनी हैं वो वही चंद लोगों को इकट्ठा करके जमात बना दी जाती है, उससे बात बनती नहीं है। सही। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ हो रही थी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।